लक्ष्य तय करना है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे तो हमें उस स्थान में पहुंचना है जो भारत का भवितव्य है। भारत जब अंग्रेजों की जंजीर से आज़ाद हुआ उस वक्त दो त्रासदियां भारतवासियों का इंतजार कर रही थी। पहली त्रासदी थी पाकिस्तान का बनना और दूसरी थी अनाज की कमी। आबादी के हिसाब से अनाज का उत्पादन कहीं भी समतल नहीं था, जिस वजह से भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई सालों की मेहनत का परिणाम आखिरकार 1960 में आया। 17 नवंबर 1960 एक ऐतिहासिक दिन था जब गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो अब पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुख्य रूप से कृषि में सुधार और यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था। साथ ही भारत के लोगों को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना भी इसका लक्ष्य था। अपने 62 वर्षों के अस्तित्व में इस विश्वविद्यालय ने न केवल कृषि और शिक्षा में क्रांति ला दी, बल्कि अनुसंधान और विस्तार की असंख्य नई अवधारणाओं को भी पेश किया, जिसने देश को कम समय के भीतर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। आइए बात करते हैं इस विश्वविद्यालय के एक अहम अंग विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की। विवेकानंद स्वाध्याय मंडल का उद्देश्य युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी का विकास करना है, जो आने वाले भविष्य में देश के निर्माण का नेतृत्व करेंगे। यह एक खुला मंच है जो भारतीय संस्कृति और इसके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस सोसाइटी का लक्ष्य युवाओं के बीच मदद करने के स्वभाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखना है। साथ ही ये सोसाइटी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रतिबद्ध छात्रों, एल्यूमिनाई और प्रोफेसर्स के स्वैच्छिक प्रयास का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ सेवाओं के माध्यम से आत्म सुधार, हर व्यक्ति को समझना, उसके अंदर की योग्यता और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझना और युवाओं में मानवता की भावना को जगाना है। बात करें अगर इसकी दूरदर्शिता की, तो सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के जरिए व्यक्तिगत गुण को हासिल करना और सुविधा प्रदान करने के लिए मानव मूल्यों के विकास और इसका प्रचार प्रसार करना इसके दूरदर्शी उद्देश्यों में शुमार है। इसके अलावा मानव को मूल्यों से जोड़ना, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करने के लिए प्रयास और व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना इसके किरदार की महत्ता दर्शाते हैं। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं नेशनल यूथ अवेकनिंग फेस्टिवल, यानी युवा से युवा विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की सबसे शानदार गतिविधियों में से एक है, जो पिछले 17 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय युवा दिवस या यूं कहें कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों से युवा प्रतिभाएं भागीदारी, विकास और आने वाली स्थितियों के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ आती है। यह आयोजन अपने आप में भारत की युवा पीढ़ी के दिल और आत्मा से स्वामी विवेकानंद के विचारों को बिठाने का एक बहुत ही विशेष अवसर है। इस गतिविधि में अलग अलग भाग हैं, आइए एक एक करके आपको इनसे अवगत कराते हैं। मगर आज यदि गांधी हॉल में कार्यक्रम हो रहा है और प्रफुल्ल कांत जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है काल चक्र की गति ने एक बड़ा परिवर्तन तो ले ही लिया। जैसा उन्होंने अभी कहा कि अब अभी हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को अपने उद्बोधन में क्या कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75 वर्ष समाप्त नहीं हुआ, ये अमृत काल की शुरुआत है। यानी अभी हमें वो लक्ष्य तय करना है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे तो हमें उस स्थान में पहुंचना है जो भारत का भवितव्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अमृत काल का पहला वर्ष है, अर्थात यह अमृत काल का अरुणोदय का काल है। अब इन वर्षों में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें कैसे प्रेरणा देता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर अमृत काल में आगे बढ़ना है तो हमारे 4-5 लक्ष्य हैं।
नंबर 1, 2047 तक शताब्दी आज समाप्त होते होते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने मन को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत और परंपरा के ऊपर गौरव करना है। नंबर 4, कि इसके लिए सब लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, यानी सब लोग मिलकर एक सिंक्रोनिटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब यह लक्ष्य प्राप्त होगा। परंतु यदि कहें कि गुलामी की मानसिकता का विचार और प्रभाव कैसे होता है, तो मुझे यहाँ गांधी हॉल में एक चीज याद आती है। वैसे तो आप लोगों ने हमको डिबेट करते हुए टीवी बहुत देखा होगा, पर हमारी जिंदगी की सबसे यादगार एक डिबेट थी जो इसी गांधी हॉल में हुई थी 1987 में, सितंबर के महीने में। और यद्यपि मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा अन्यमनस्क था, पर शिवेन जी ने आग्रह किया कि नहीं, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसका टॉपिक जानते क्या था? इंडियन कल्चर इटसेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। पक्ष में तो बोलने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, विपक्ष में क्या। और मजे की बात यह है कि उस डिबेट में रिबटलिंग पैनल ही बैठा, तो ये नहीं कि आप आए और 5 मिनट बोल के चले गए। उसके बाद 2 मिनट तक आपसे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। उसमें 6 लोग बैठे थे, एक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछने का अधिकार था। कोई पूछे, मतलब 5 या 6 प्रश्नों का भी उत्तर देना है, तो उस विषय की तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये नहीं कि गए बैठे और बोल दिया। अब आप सोचिए, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष समानता की विरोधी है, इसके पक्ष में तो धड़ाधड़ लोग बोलते चले जा रहे थे, तमाम उदाहरण कोट करते चले जा रहे थे। समानता का तो कोई विषय ही नहीं मिल रहा था। तो उस कारण से एक वातावरण भी ऐसा बन गया कि जो हम लोगों के विचार के पक्ष लोग कह रहे थे, यार ये क्या हो रहा है, ये तो सब एक तरफा चलता चला जा रहा है। हमारी शिवेन जी से उस समय भी डिस्कशन हो चुका था। परंतु मैंने जब विषय की शुरुआत की तो मैंने कहा कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनकी सोच की पराकाष्ठा वहां पे जाके समाप्त हो जाती है जहां वो ईश्वर के नाम, ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर क्या होना चाहिए। और विश्व में जितने भी सभ्यता, संस्कृति और देश हैं, वहां ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति है जहां पर अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है कि भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप, और उस कल्पना का संबंध किस प्रकार का है, जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष तत्व मिलकर उस प्रकार इस सृष्टि का स्वरूप बनाते हैं जैसे वाक और अर्थ, कविता का शब्द और अर्थ। बगैर शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, और बगैर अर्थ के कोई शब्द का अर्थ नहीं है। दोनों मिलकर जिस प्रकार से कविता की रचना करते हैं, उस समानता के भाव से सृष्टि की रचना होती है। और ऐसा ही हिंदी के प्रख्यात कवि निराला जी की वह पंक्ति है जो लगभग इसी भाव को करती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, तुम और मैं, जिसको क्या कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। सर, स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है, आप यहाँ पे शिरकत करने आए, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा का विश्व में जाकर उद्घोष किया था, और जो उन्होंने स्वप्न देखा था वो आज साकार होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमारे शास्त्रों के आदर्श वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारिण्य बोधयात, यानी राइज अवेक एंड अटेन द नॉलेज, उसकी तरफ प्रेरित किया था। और भारत 21वीं सदी में अब नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जिस बीज का बीजारोपण स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में किया था, आज वही विशाल वृक्षवृक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके ज्ञान को अपने कर्म के द्वारा हम पूर्ण कर सकें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची उपासना और श्रद्धांजलि होगी। सर, जिस तरह से युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें हमारे देश का भविष्य बोला जाता है? देखिए, नशा या किसी भी प्रकार की लत, अथवा स्वामी जी ने कहा था किसी भी प्रकार की मानसिक कमजोरी, यदि हम इसके किसी भी प्रभाव में आते हैं
तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन कष्टकारक होता है और समाज के लिए भी समस्या उत्पन्न होती है। तो अपने को सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही स्वस्थ ना बनाएं, मानसिक दृष्टि से भी सुदृढ़ और स्वस्थ बनाएं, ताकि आपके मन में भी कोई मनोविकार ना आने पाए। जैसे हम इस बात के लिए बड़े सजग रहते हैं कि शरीर में इन्फेक्शन ना आने पाए, उसी प्रकार मन में भी मनोविकार ना आ पाए, तब हम अपना जीवन, समाज का जीवन और राष्ट्र का जीवन सही दिशा में ले जाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। पहले आता है मंथन, द नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो संभावित योजनाओं, लक्ष्यों और समाधानों पर चर्चा, प्रसार और विचार विमर्श करने का एक मंच है और जिसे हमारे युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रभावी भागीदारी और भूमिका को बढ़ाने के लिए उत्पन्न और कार्यान्वित किया जाता है। प्रतियोगियों को या तो पेपर प्रेजेंटेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन में या प्रतिनिधियों के रूप में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस साल के युवा 2023 का थीम था इमेजिनिंग, आइडेंटिफाइंग एंड इनोवेटिंग द रोड मैप टू बिकम द विश्व गुरु, हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ इंडियन यूथ। दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं और सीखने के केंद्रों में से एक भारत ने सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्तरों पर विश्व गुरु के तौर पर नेतृत्व करने का अनुभव किया। कुछ शताब्दियों पहले भारत को इसकी भव्यता, पहचान, स्मृति, अनुभव और ज्ञान के कारण विश्व गुरु कहा जाता था। पर जैसे जैसे समय बदलता रहा, वैसे वैसे भारत की संस्कृति, भव्यता, पहचान और ज्ञान का ग्राफ कम होता गया, क्योंकि आज के युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए युवा को देश की विरासत और उसकी भव्यता को समझना होगा। विश्व गुरु की उपाधि फिर से हासिल करने के लिए रोड मैप की कल्पना 4 प्रमुख क्षेत्रों के तहत की जा सकती है। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान की आत्मा को पुनर्जीवित करना, भारतीय जीवन शैली की समावेशी भावना को फिर से जीवंत करना, पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए पर्यावरण का संरक्षण और बेहतर आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करना। दूसरे स्थान पर आता है उद्भव, द नेशनल लेवल इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन। इसमें 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा लेती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस साल इस प्रतियोगिता का विषय था द हाउस बिलीव दैट द यूथ ऑफ द नेशन इज कैपेबल टू एम्पावर इंडिया टू बिकम द विश्व गुरु इन 21st सेंचुरी। यानी सदन का मानना है कि देश के युवा 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनने के लिए सशक्त बनाने में सक्षम है। तीसरा है आनंद लहर। ये एक कल्चरल ईव यानी सांस्कृतिक संध्या है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों को भारतीय संगीत का महत्व बताया जाता है। इसके बाद आता है ओरेटर ऑफ द जोन। एक छात्र को सफल व्यक्तित्व बनाने में सॉफ्ट स्किल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व कौशल भी सभी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई संचार करता है वह किसी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 के स्कूली छात्रों के लिए आयोजित होती है, ताकि उनके सॉफ्ट स्किल्स के विकास को बढ़ावा मिल सके। 5वें स्थान पर आता है भारत को जानो। यह एक क्विज कंपटीशन है जो पंतनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर आदि के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है, जो उन्हें देश की विरासत और इसकी संस्कृति के बारे में जागरूक करती है। और अंत में आता है यूथ मार्च। इस मार्च में सभी 21 विश्वविद्यालय, छात्रावासों और विश्वविद्यालय में लगभग 700 छात्र और कर्मचारी सदस्य भाग लेते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय वर्तमान में देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ न केवल वैज्ञानिक प्रगति पर जोर दिया जाता है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करने की अभिप्रेरणा भी दी जाती है। युवा जैसे उत्तम कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय को युवा पीढ़ी के सर्वोच्च विकास के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हम कामना करते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर ऐसे ही शिक्षा और विज्ञान को माध्यम बनाकर युवाओं को और देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने में अपनी भूमिका निभाते रहे।